स्टार्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे और आपके चैनल एग्जाम स्टूडियो में। आइए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा RO का 75 दिन का टारगेट चल रहा है, जिसका 6वां दिन है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फिर से जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ माननीय आकाश जी हैं, तो चलिए दोस्तों, आकाश जी उठाइए क्वेश्चन पहला। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक हानिकारक होती है? फिर से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक हानिकारक होती है? ऑप्शन ए है प्राथमिक तरंग, ऑप्शन बी है द्वितीयक तरंग, ऑप्शन सी है धरातलीय तरंग या लव तरंग जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जो है धरातली तरंग होगा, सरफेस वेव इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए, अगर भूकंप देखा जाए तो भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, प्राथमिक वेव और द्वितीय तरंग सेकेंडरी वेव और तीसरी सरफेस वेव। जो इसमें दो हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी वेव, ये जो भूकंप के नीचे से जनरेट होती हैं, जहाँ भूकंप का पॉइंट होता है वहां से जनरेट होती हैं, तो ये अंदर अंदर आती हैं। जबकि सरफेस पे होकर चलती है। जब भूकंप जनरेट होता है उसके बाद जब टी वेव ऊपर पहली बार सरफेस पहुंचती है, उसके बाद ही धरातली तरंग चलती है, तो इसीलिए ज्यादा हानिकारक हो जाती है। कुछ और है तो बताइए। चलिए दोस्तों, जैसा कि देखा जाए तो इस समय भी भूकंप बहुत आ रहा है नेपाल में, जिसका केंद्र है, और भारत भी उससे प्रभावित हो रहा है। भारत के दो उत्तरी क्षेत्र हैं। तो भूकंप जहां से उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे केंद्र कहते हैं या फोकस कहते हैं। भूकंपित तरंगे जहां से, और भूकंप जहां सबसे पहले आके टकराती है पृथ्वी के ऊपरी धरातल से, सतह पे। उसे अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं दोस्तों। तो जो भूकंपीय तरंग होती है, ये 3 प्रकार की होती है, जैसा कि तो उसमें जो अगर देखा जाए तो प्राथमिक तरंग होती है, द्वितीयक तरंग होती है और धरातली तरंग होती है, जिसे यल तरंग कहते हैं। जो प्राथमिक तरंग होती है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जैसे ध्वनि तरंगे हमारी होती है, उसी प्रकार से यह एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो सघन और विरल के रूप में चलती आगे बढ़ती है। यह सबसे तीव्र तरंग होती है। इसकी स्पीड अगर देखा जाए तो 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह तीनों भागों को, जो पृथ्वी होती है उसका क्रस्ट, मेंटल कोर, ये 3 भाग होते हैं, तो ये तीनों भागों को पार कर सकती है या पार कर भी जाते हैं अगर देखा जाए। और जो हमारी द्वितीयक तरंग होती है, यह प्रकाश तरंगों की भांति होती है, अर्थात यह अनुप्रस्थ तरंग की तरह कार्य व्यवहार करती है। यह केवल देखा जाए तो ठोस माध्यम से ही चलती है, तरल माध्यम में नहीं हाँ, अगर तरल माध्यम में नहीं चलती है, जिसके कारण यह जो पृथ्वी की कोर वाला भाग होती है, इसे नहीं पार कर पाती है। अगर धरातली तरंग देखा जाए तो यह धरातली तरंग जो होती है, जिसे हम लोग यल तरंग के नाम से जानते हैं, यह उत्पन्न होती है तो सीधे धरातल पे आ जाती है, जिसके कारण इसे धरातली तरंग नाम भी देते हैं। इसका जो आयाम होता है दोस्तों, वह बहुत अधिक होता है, अर्थात यह इस प्रकार से चलती है तो उसका आयाम अधिक होने के कारण यह अधिक झटके देती है, जिसके कारण यह बहुत अधिक हानिकारक बन जाती है। इससे बहुत अधिक नुकसान भी होते हैं। अगर देखा जाए तो भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, उसे सिस्मोलॉजी के सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अंतर्गत किया जाता है। और इसमें 2 तरीके के जो है स्केल होती है, एक तो मर्केली स्केल होती है, एक रिक्टर स्केल होता है। तो जो मर्केली स्केल है वो भूकंप का जो वो है, कितना हानि हुई है उससे उसको नापा जाता है। जब रिक्टर स्केल पे भूकंप की कितनी इंटेंसिटी है, उसको तीव्रता कितनी है वो नापा जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो रिएक्टर स्केल होता है, अगर इस पे 1 अंक की मतलब बढ़ जाता है, लॉगरिथमिक होता है। हाँ, तो उससे जो नुकसान की क्रिया होती है वह 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। जैसे अगर हम देखा जाए तो 0.6 तक आता है, अगर 0.7 आ जाए तो उससे 10 गुना जो 6 पे हानि हुई थी, उससे 10 गुना ज्यादा 0.7 वाले पे होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? पहला अफ्रीका है, दूसरा एशिया, तीसरा साउथ अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका जो देश है, वहीं पे कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। अगर कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो यहीं पे ऑस्ट्रिच पाया जाता है,
यहीं पे बुशमैन जनजाति भी बुशमैन जनजाति भी पाई अब जाती दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि मरुस्थल बनते कैसे हैं। तो मरुस्थल दो तरीके से बनते हैं। एक तो आप देखिए कि उस दिशा में हवा की क्या क्या मतलब हवा का क्या रुख है, मतलब जल से आने वाली हवाओं का क्या कैसा कैसी आती हैं जल से चलने वाली हवाएं, और दूसरा कि वो कितना अंदर है, किसी कॉन्टिनेंट के कितना अंतर है। तो कालाहारी मरुस्थल देखा जाए तो दोनों तरीके से वहां पर जल वाली हवाएं पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो काफी बीच में है और देखा जाए तो दोनों साइड से उसके आपका पर्वत है, पर्वत से टकराने के बाद जो वर्षाएं वही हो जाती है, उसके बाद आगे नहीं हो पाती हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो इसमें दो, एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट हो गया और दूसरा एक जो अक्सर देखा जाए तो 30 से जो है 20 से 30 के बीच में जो मरुस्थल पाए जाते हैं, दोनों मतलब दोनों साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर दोनों मतलब। तो इसमें जो है कि जो हवाएं चलती हैं या तो इनके पैदल निकल जाती हैं या तो फिर वो उससे जो है वहां पे वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर इस तरह अटकामा डेजर्ट है पेरू 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 और चिली के मतलब बॉर्डर पे है, तो वहां पे देखा जाए तो जो हवाएं आती हैं तो इधर से जाते हुए इधर से मतलब अटलांटिक सी से चलती हैं और वो जाके उधर जब पहुंचती हैं, क्या नाम है आपका जो एंडीज पर्वत है इसी साइड रह जाती हैं, और यहाँ पे जो वर्षा करवाती है इस साइड, उस साइड वर्षा नहीं हो पाती। और उधर देखा जाए तो ठंडी जलधारा भी वहीं पे चलती है, ठंडी जलधारा की वजह से तो वहां पे जो है वाष्पित पानी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जलधारा ठंडी है तो वाष्पन भी नहीं हो पाता, तो उधर वहां पे वर्षा नहीं हो पाती है। और इसी तरीके से आप देखिए तो सहारा मरुस्थल भी ऐसे ही बनता है, क्योंकि वहां पे अगर ऊपर देखा जाए किनारे की ठंडी जलधारा आती है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो हवा है वो महाद्वीप से सागर की तरफ जाती है। यही एक मुझे चीज है जहाँ पे हवाएं महाद्वीप से सागर की तरफ जाती हैं, वहां पे बारिश हो ही नहीं पाएगी, तो इसलिए वहां पे बारिश नहीं हो पाती। इसी तरीके का आपका देखिए तो सोनोरन डेजर्ट है आपका अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सोनोरन डेजर्ट हो गया, ये हो गया नूबियन डेजर्ट हो गया, नामीबियन डेजर्ट हो गया आपका अफ्रीका में। ये हवा की वजह से इधर वर्षा नहीं होती है। कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा आती है वहां पे ठंडी जलधारा, इधर देखा जाए तो उल्हास की ठंडी जलधारा जाती है, गंगुला की ठंडी जाती है। इसके बाद और देखा जाए तो और वैसे जहाँ मरुस्थल है इसी इसी और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखा जाए तो आपका गोबी डेजर्ट हो जाएगा, ठंडा डेजर्ट गोबी डेजर्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आप उधर चले जाएंगे तो अर्जेंटीना में पेंटागन पेंटागन जो मरुस्थल है वो तो ठंडा मरुस्थल है, उसका दूसरा कारण है क्योंकि उधर बारिश वो फिर वहां पे वही सिस्टम आ जाता है कि हवा जो है उधर समुद्र की तरफ चलती है, उसके बाद वो इतना ठंडा पड़ता है कि वहाँ बारिश होने की कोई संभावना नहीं। चलिए दोस्तों तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ने पहली बार कब भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1935। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1929, लाहौर का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने उसमें अध्यक्षता की थी। बात यह है कि जो 1928 था उसमें नेहरू रिपोर्ट उस टाइम आई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू जी थे उसमें। तो उस टाइम जो युवा विंग था कांग्रेस का उसमें जवाहरलाल नेहरू आपका हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए और राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये लोग कहे कि एक साल तक मतलब का जब भारत की उसी में उठने वाली थी, भारत की स्वतंत्रता की बात, इन लोगों का दबाव था कि इसी में उठाया जाए। तो वहां पे जो पुराने वयोद्ध नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो टाइम नहीं आया, अभी एक साल डोमिनियन स्टेट की तब तक बात, उसमें देखिए जाए तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी। इन लोगों को चीजें पसंद नहीं आई थी, उन्होंने कहा कि अगर चलिए अगर इस साल अगले साल तक अगर हमें स्वतंत्रता मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम अगली बार स्वतंत्रता का दर्जा उठाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस पर राजी नहीं हुई ब्रिटिश सरकार, तो इन्होंने 1929 में इन लोगों ने स्वतंत्रता की जो है मांग की उठाई। और 1930 में पहली बार 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में रावी नदी के तट पे झंडा भी जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि विनोद जी ने बनाया कि जो मोतीलाल नेहरू ने 11 सूत्री मांग तैयार की थी, तो उसे अंग्रेज नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। तो इसी अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके बाद 1930 में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पहली बार उन्होंने झंडा फहराया और कहा कि आज से ही हम स्वाधीन हैं। स्वाधीन। इसी के आधार पर जब हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर को, तो उस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया, बल्कि उसे 26 जनवरी को इसी के याद में लागू कर दिया गया कि हाँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पुछताछ घास का मैदान किस देश में है? पुछताछ घास का मैदान किस देश में है? पहला है रोमानिया, दूसरा है रूस, तीसरा है हंगरी, चौथा है फ्रांस। देखा जाए दोस्तों, पुछताछ घास का मैदान जो है यह हंगरी में है। हंगरी में हंगरी देश है। हंगरी देश जो है, आप इस तरीके से याद करते हैं, पुछताछ मतलब पोषण। पोषण कब चाहिए हमें? जब हमें भूख लगी है। भूख की अंग्रेजी देखा जाए तो हंगरी होता है। तो हंगरी देश में पुछताछ घास की मैदान है। और इस तरीके से अगर देखा जाए घास की मैदान, तो प्रेरी जो घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में है। और कोई लानोस देखा जाए, फिर लानोस वेनेजुएला में है। उसके बाद आपका वो अर्जेंटीना में पंपास है। बेल्ट जो है आपका साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स जो है आपका वहाँ है, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में। कैटबरी जो है न्यूजीलैंड में घास का, कैंटाबरी। स्टेपीज एक पिछले क्वेश्चन में सारी चीजें तो हम लोग डिस्कस कर दी, लेकिन स्टेपीज जो घास का सेंट्रल एशिया और पूर्वी यूरोप में है। यूक्रेन से लेकर पूरे रसिया में भी आ जाता है, इधर मंगोलिया साइड भी आ जाता है, चाइना में भी स्टेपीज मिलती है। तो यहाँ तक पूरा सेंट्रल एशिया से लेके पूरा पश्चिमी पूर्वी यूरोप तक पूरा जो स्टेपी घास के मैदान में आता है। उसके बाद कैंपोस एक घास का मैदान है जो ब्राजील में है। और इसी तरीके से सेल्वास तो घास का मैदान हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वन टाइप है पूरा मतलब वहाँ का जो अमेजन का वन है, अमेजन का जो वन है उसमें उसी को सेल्वास बोला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए है वर्धा, ऑप्शन बी है डांडी, ऑप्शन सी है सेवाग्राम, ऑप्शन डी है साबरमती। जवाब दीजिएगा। तो ये तो साबरमती से स्टार्ट हुआ था। देखिए तो फेमस डांडी मार्च जो है 12 मार्च से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल तक चलता है कुल। उसके बाद जाके जो नमक कानून था, काला कानून जिसे नमक कानून कहा जाता है, उसको उन्होंने तोड़ा था। बात ये थी कि भारत में जो भी सामानें थी भारत की थी, भारत में नमक बन रहा है तो फिर हम नमक पे टैक्स क्यों दें? तो नमक पे भी टैक्स था। जो छोटी छोटी जो जन सामान्य की बातें वैसे भी लूट लिए थे सब भारत को पूरा, और भारत में गरीबी ज्यादा हो गई थी, तो छोटी छोटी चीजों पे भी जो है टैक्स था। तो इसी को लेकर गांधी जी ने ये आंदोलन किया कि हम जो है इसको जो है नमक इसको तोड़ा जाएगा। तो इन्होंने दांडी मार्च किया, दांडी तक गए और नमक को वहां तोड़ा गया। साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ जो इन्होंने शुरुआत किया था। और वहां पे जाते जाते बहुत भीड़। तो पहले अंग्रेजों को लगा कि ये क्या कर लेगा, गांधी क्या है, फिर कैसे नमक कानून तोड़कर क्या कर लेगा। लेकिन जब 1930 का जब दौर आगे बढ़ाया धीरे धीरे, तो जब भीड़ बढ़ी बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट में आ गए गांधी जी के, हर जगह नमक कानून तोड़ा जाने लगा, रूल की धज्जियां उड़ा दी गई जब अंग्रेजों की, तब अंग्रेज एक्शन में आए। तो उन्होंने धरासना एक जगह है, धरासना में जो सत्याग्रही थे, तो गांधी जी ने बहुत से और पहले ही कर दिया था कि जो है आप लोग जो है किसी भी प्रकार के हाथ नहीं उठाएंगे, चाहे वो कुछ भी करें अंग्रेज, हमें सिर्फ कानून मतलब तोड़ना है, नमक बनाना है। तो हम उस पर किसी तरीके का हम उसका जो अहिंसक कार्य नहीं करेंगे। तो धरासना एक फैक्ट्री थी नमक की,
वहां पे पहुंचे सत्याग्रही, तो उसमें जो है कुछ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। ऐसे मंजर था वहां पे कि वहां देखने वाला भी दंग रह जाता, क्योंकि आदमी आगे बढ़ता है तो उसे लाठी से पुलिस पीटती है, उसके बाद उसको 4 लोग ले जाके दूसरे रखते हैं, फिर एक आदमी आगे बढ़ता है, फिर लाठी से पीटा जाता है, फिर जाता है, 4 लोग उठा के उसे ले जाके, इस तरीके से। तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी पूरे विश्व भर में अंग्रेज़ों की जो है बहुत बुराई हुई उस टाइम की, क्या कर रहे हो? अमेरिका में भी छपा न्यूज़ में ये चीज़ें देख के, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा वहाँ पे। तो उसके बाद उसे इरविन समझौता होता है गांधी जी से, तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद होता है। गोलमेज सम्मेलन उसके बाद गांधी जी अटेंड करने जाते हैं 1936 में इंग्लैंड में। ये दोस्तों जो ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यह प्रारंभ देखा जाए तो दांडी से ही हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे मार्च से जब दांडी यात्रा शुरू की, तो जब इन्होंने दांडी 6 अप्रैल को पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और कहा कि अब हमारे देश में नमक पर टैक्स नहीं रहेगा। तो वहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो वहां तक पहुंचते जो ये आंदोलन था एक बहुत विस्तारित रूप ले चुका था। तो इसके बाद जब इरविन जो था वो देख रहा था ये सब, तो इसी समय पे चल रहा था गोलमेज सम्मेलन वहां ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसियों ने भाग नहीं लिया था। एक तो यहाँ इरविन पर यह दबाव बन रहा था कि देश में आंदोलन चल रहा है, उधर वहां पे जो मैकडोनाल्ड और विंस्टन चर्चिल सबने ये व्यवस्थित किया था कि एक हम बहुत अच्छी स्तरीय पर गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, तो यहाँ सभी लोग आएंगे, तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो वहां पे इनको ये जो इरविन थे, इनको ये कह दिया गया था कि जो अगला सम्मेलन होगा उसमें किसी न किसी तरह से कांग्रेस की भागीदारिता होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि चलिए हम सब जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप बंद करिए, जिसके कारण इरविन और यहाँ गांधी जी के बीच में एक गांधी इरविन समझौता भी होता है। तो इसके बाद महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे जो आंदोलन था इसे बंद करना पड़ा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर आतिश किस पद पर नियुक्त होता था? किस पद पर नियुक्त होता था? तो खाने का मुखिया, त्योहार का मुखिया, त्योहार का मतलब त्योहार की ऑर्गेनाइजेशन करने के व्यवस्थापक, और फिर तीसरा हो जाए आपका सुल्तान का बॉडीगार्ड, और चौथा कांग्रेस कारखाने का हेड, कारखानों का हेड। अगर देखा तो इसका सुल्तान का बॉडीगार्ड नहीं, तो खाने का मुखिया हुआ मीर आतिश। आतिश आज भी जो पारसी शब्द है आज भी इंडिया में चलता है। जब बहुत ज्यादा गोला बारूद नहीं छोड़ने लगते हैं लोग, तो कहा जाता है कि बहुत आतिशबाजी हुई है। तो इसी को तो खाने का मुखिया बनाया जाता था। और जो सुल्तान का जो त्योहारों का मुखिया था, ये मीर मजलिस होता था। मीर मजलिस जो त्योहारों का वो करता था। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है खानवा का युद्ध होगा। और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। बात ये थी कि उस टाइम जो राणा सांगा के बारे में जो माहौल बहुत ज्यादा था कि ये एक ऐसे योद्धा है जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उसके बाद जो है ये जो है इनके शरीर पे बहुत कटा है, एक आंख से अंधे भी थे। तो इस वजह से बाबर की सेना बहुत डर गई थी। तो इसलिए उसने जिहाद का नारा दिया और सारी बोतलें दारू की तोड़वा दी। उसने कहा आज कि मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा।
ये जिहाद है। मतलब जिहाद से मतलब गलत, यहाँ तो इंटेंशन तो गलत था, लेकिन जिहाद ये इस तरीके का नहीं है जो आज के दिनों में लोग, बहुत कम लोग जानते हैं जिहाद का मतलब। जिहाद जब इस्लाम धर्म आया 6वीं शताब्दी में, तो उस टाइम जो माहौल था कि जो धीरे धीरे जब पूरा अरेबियन रीजन कैप्चर करने लगा इस्लाम, तो हुआ ये कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, कई धर्म थे, मतलब एक ईसाई धर्म आप देखे तो वहाँ से एक ईसाई धर्म था, फिर जूडिश धर्म था, फिर एक इस्लाम आया, तीन। तो उसमें ये था कि जिहाद उन लोगों के खिलाफ करते थे जो लोग इस्लाम धर्म को काफी लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके खिलाफ जिहाद था। न कि किसी काफिर 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 किसे कहा जाता है? काफिर वो लोग होते हैं जो पहले अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स देते थे उनके, मतलब जैसे अगर देखा जाए तो इनका शिवाजी का जो चौथ और इस और था एक सरदेशमुखी थी, सरदेश इसी टाइप का वो था कि हाँ हमारी सुरक्षा अगर हम अपनी सुरक्षा करवाना चाहते हैं तो हम टैक्स देंगे। तो इसी तरह काफिरों से टैक्स लेते थे, तो वहीं से काफिर शब्द आया है। उसके बाद जिहाद का नारा तो इन्हें बाबर दिया है, बाबर ने दिया था खानवा के युद्ध में। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो वहीं राणा सांगा से लड़ते हुए अकबर ने जौहर बहुत लोगों को मार के फिर वहां की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था अकबर के टाइम। चलिए दोस्तों, देखे तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। इसमें पहला युद्ध तराइन के मैदान में 21 तराइन के मैदान में नहीं, पानीपत के मैदान में दोस्तों 1526। तराइन के तराइन के मैदान में में तो मोहम्मद गौरी ने लड़ा था, वो गोरी और पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो वो अलग था। ये यहाँ पे देखा जाए तो यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाता है। तो इसके बाद बाबर के सामने एक बहुत बड़े शासक महाराणा सांगा और बाबर से सामना होना था, क्योंकि अगर दिल्ली पर राज करना था तो इन राजाओं को हराना बहुत जरूरी था। तो जिसके कारण इन दोनों के बीच खानवा के मैदान में युद्ध होने की संभावना हुई थी। लेकिन जो बाबर के सैनिक थे वो धीरे धीरे डर रहे थे कि सांगा जो है एक बहुत बड़ा शासक है, उसे हराना इतना मामूली बात काफी ताकतवर भी है। तब बाबर ने अपने जो सैनिक थे उसे उत्साहित करने के लिए कहता है कि आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, सभी दारू की बोतलें तुड़वा देता है और उसी समय दोस्तों जिहाद का नारा देता है। और जब बाबर ने यह युद्ध जीत लिया तो गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद इन्होंने एक और युद्ध लड़ा था 1528 में, देखा जाए चंदेरी का युद्ध लड़ा। फिर इसके बाद देखा जाए तो घाघरा का युद्ध 1528 अफगानों के साथ, हाँ, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ था। और अफगानों के साथ इसका 1528 में युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद चलिए दोस्तों, तो अब यहीं पर आज वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जो है हम कहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।